हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग वर्क पावर एनर्जी की इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाल रखा है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल आर हिट हेड ऑन बाय अनदर बॉल बियरिंग ऑफ सेम मास मूविंग इनिशियली विद स्पीड v। यानी कि ये बॉल 2 और बॉल 3 रखी हुई थी, इनको ये बॉल 1 ने आकर के v वेलोसिटी मान से मारा। If collision is elastic, which of the following is possible result after collision? तो अगर collision elastic है तो एक तो मुझको काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करनी है, दूसरा मोमेंटम कंजर्व करना है। तो मेरे इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर p इज इक्वल टू mv है। यहाँ पर देखूं तो फाइनल मोमेंटम अगर मैं देखूंगा तो इसके तो मोमेंटम जीरो है। यहाँ पर दो बॉल है, m मास की वेलोसिटी v/2 है, तो 2m इंटू v/2 ये फिर से mv हो गया। यहां पर एक बॉल है, m मास की वेलोसिटी v, यहां पर मोमेंटम mv हो गया। और यहां पर तीन बॉल है वेलोसिटी v/3 की, यहां पर मोमेंटम p इज इक्वल टू 3m इंटू v/3 हो गया। तो इन तीनों ही केसेस में जो मेरा मोमेंटम है वो कंजर्व है। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। यहां पर अगर मैं इन तीनों केसेस के लिए देखूं तो मैं अलग कर दे रहा हूं। पार्ट 1 में मेरे पास दो बॉल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v/2 का स्क्वायर है। पार्ट 2 में एक बॉल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² है। और पार्ट 3 में तीन बॉल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v/3 का स्क्वायर है। तो क्लियरली इस वाले केस में जो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों सेम है। तो खाली सेकंड केस ऐसा है जहां पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रही है और मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है, इसलिए वही क्या कहते हैं इलास्टिक कोलिजन वाला केस होगा। तो सेकंड ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं द बॉब ए, ये वाला बॉब ऑफ अ पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री to the vertical hits another bob b of same mass at rest on a table as shown in the figure। तो ये बॉल जहां से मैंने छोड़ी नीचे आकर के इस b वाले मास को हिट कर रहा है। हाउ हाई डज द बॉब ए राइजेज आफ्टर द कोलिजन। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को तीन पार्ट में तोड़ूं तो पहला पार्ट क्या है कि बॉब ए जब यहां से चला, चूंकि उन्होंने रिलीज्ड वर्ड यूज किया है इसलिए इसकी कुछ वेलोसिटी इनिशियल जीरो होगी। तो मैंने u इक्वल टू 0 लिख लिया। यहां से यहां आने के बाद जस्ट कोलिजन से पहले इस बॉब ए की कुछ वेलोसिटी होगी। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ए की वेलोसिटी निकालना होगा, या वी ए कह दूं, जिसको फॉर द टाइम बीइंग मैं वी लिख ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसकी आगे जरूरत नहीं पड़नी है। पर अगर मुझको निकालनी होती तो मैं ये वेलोसिटी भी निकाल सकता था। अब क्या होगा, केस 2 क्या हुआ कि एक बॉल m मास की रखी हुई है जिसकी वेलोसिटी 0 है, इससे एक दूसरी बॉल m मास की आकर के टकराई जिसकी वेलोसिटी v है। अब मुझे बताना है कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज कितनी होंगी। तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि इस तरह के केस में जब इक्वल मास की बॉडी एक दूसरे के साथ इलास्टिक कोलिजन करती हैं तो उस केस में उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो ये कोलिजन से पहले बॉब बी की वेलोसिटी 0 है और कोलिजन से पहले बॉब ए की वेलोसिटी v है। कोलिजन के बाद देखूंगा तो इस बॉब बी की वेलोसिटी v हो जाएगी और बॉब ए की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। चूंकि ये वेलोसिटी 0 हो गई इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर कोलिजन, ये h इज इक्वल टू 0 हो गया। बिकॉज अगर उसके पास वेलोसिटी नहीं रहेगी तो वो ऊपर कैसे जाएगा। अगर सपोज करो कोई और प्रॉब्लम होता जिसमें दोनों के मास इक्वल ना होते या कोलिजन इलास्टिक ना होता, इनइलास्टिक होता, कोई और चीज होती, तो वहां पर मुझे बॉब ए की वेलोसिटी अलग से निकालनी पड़ती और उसके बेसिस पे मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता था कि वो कितना ऊपर जाएगा। पर इस प्रॉब्लम में मुझको उसको भी जरूरत नहीं है तो यहाँ पर मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ। तो इस केस में बॉब ए कोलिजन के बाद बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगा, वो वही लोअर मोस्ट पॉइंट पर रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो इस तरीके से इनिशियली ये बॉब रखा हुआ था, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था। इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर, ये लेंथ 1.5 मीटर है,
what is the speed with which the bob arrives at the lowermost point given that it dissipated 5% of its initial energy against air resistance. यहां पर एनर्जी से मेरा मतलब है E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहां पर एनर्जी से मेरा मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम से है। दूसरा इस क्वेश्चन में छोटी सी गड़बड़ क्या है कि अगर मैं एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ले लूं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी तो डेटम पे डिपेंडेंट होती है, और यहां पर उन्होंने डेटम क्या है ये डिफाइन नहीं किया है। लेकिन इस प्रॉब्लम में जो मेरा लोअर मोस्ट पॉइंट होगा इसी को मुझको डेटम लेना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम में क्या हुआ कि इस सिस्टम की कुछ इनिशियल एनर्जी थी, इससे कुछ फाइनल एनर्जी आ गई। अब ये कह रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है गिवन दैट इट डेसिपेटेड 5% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब जो लॉस ऑफ एनर्जी जिसको मैं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी लिखूं, ये -0.05 ऑफ इनिशियल एनर्जी है। लॉस हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन लिख लिया, और दैट इज 5% ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि मेरी फाइनल एनर्जी है वो 0.95 ऑफ इनिशियल एनर्जी है। अब फाइनल एनर्जी का मतलब मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी। तो जो यहां पर आने पर अगर मैं इस बॉल की वेलोसिटी v लिख दूं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो 12 mv² हो जाएगी, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, बिकॉज ये डेटम पे ही आ गया, उसकी कोई हाइट नहीं हो गई। दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 0.95 ऑफ इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर मैं देखूं तो उन्होंने फिर वर्ड यूज किया है बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो रिलीज्ड का मतलब है यहां पर इसकी जो u है वो 0 होगी, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में देखूंगा तो वो mgh हो जाएगी। इसको मैं m इंटू 10 इंटू 1.5 लिख लूंगा। अब यहाँ m से m ये कैंसिल हो गया, तो v² की वैल्यू 2 इंटू 0.95 इंटू 15 हो गई। सॉल्व करके v निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं ट्रॉली ऑफ मास 300 किलोग्राम कैरिंग अ सैंड बैग ऑफ 25 kg is moving uniformly with a speed of 27 किलोमीटर पर आवर। ये मैं कन्वर्जन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, पर 27 किलोमीटर पर आवर जो होता है ये 7.5 मीटर पर सेकेंड होता है ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। आफ्टर अ व्हाइल सैंड स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ अ होल ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली एट द रेट ऑफ 0.05 किलोग्राम पर सेकेंड। What is the speed of the trolley after the entire sand bag is empty? तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये 300 किलोग्राम की ट्रॉली है, इसके ऊपर ये 25 kg का बैग रखा हुआ है, और ये ट्रॉली 7.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। ट्रैक फ्रिक्शनलेस है, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन का कोई असर नहीं है। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम हो जाए। तो इस ट्रॉली प्लस सैंड सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ये कह रहे हैं आफ्टर अ व्हाइल सैंड स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ अ होल ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली एट द रेट ऑफ 0.05 किलोग्राम पर सेकेंड। तो नॉर्मली क्या होता है, सपोज करो अगर मैं पूरे सिस्टम में सैंड और ट्रॉली को दो अलग अलग चीजें देखूं, तो फॉर द टाइम बीइंग मान लो मैं सैंड को एक मास m1 और ट्रॉली को एक दूसरा मास m2 कह दूं, जो कि सिस्टम एज अ होल पूरा का पूरा v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यानी कि m1 की वेलोसिटी भी v थी, m2 की वेलोसिटी भी v थी। अब अगर मान लो मैं m1 को पीछे की तरफ धक्का दूंगा तो बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसको पीछे जाने के लिए m2 को पुश करना पड़ेगा। तो जो बॉडी m2 होगी इसकी वेलोसिटी v से बढ़ करके कुछ v प्लस डेल्टा v हो जाएगी। पर ये जो चेंज होगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तभी होगा जब m1 को मैं पीछे की तरफ धक्का दूं। यहां पर क्या हो रहा है, अगर मेरे पास ट्रॉली बनी हुई है तो जो सैंड है वो नीचे की तरफ गिर रही है, पीछे की तरफ इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। जिससे प्लेन उड़ता है तो क्या करता है, वो पीछे की तरफ हवा को धक्का देता है और आगे बढ़ता है। यहां पर
क्योंकि पीछे की तरफ मैं सैंड को पुश नहीं कर रहा हूं, सैंड को पीछे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं जा रही है, इसलिए इस ट्रॉली के ऊपर आगे के डायरेक्शन में कोई भी पुश नहीं लगेगा। इसका मतलब जो डेल्टा भी होगी इसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये पूछ रहे व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रॉली आफ्टर द एंटायर सैंड बैग इज एम्प्टी। इस चीज का आंसर 7.5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, यानी कि वो 27 किलोमीटर पर आवर से ही मूव करेगी। अगर ये सैंड पीछे की तरफ निकल रही होती तब फिर वो सैंड कितनी स्पीड से निकल रही है और किस रेट से निकल रही है, ये दोनों ही पैरामीटर इंपॉर्टेंट हो जाते। वो डिफाइन करते कि किस तरह का थ्रस्ट लग रहा है इस ट्रॉली के ऊपर और उससे उसकी फाइनल वेलोसिटी निकलती। पर फिलहाल इस क्वेश्चन में मुझे ये सारे काम नहीं करने, ये हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पर एनसीईआरटी लेवल पे इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अभी इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg travels in a straight line with a velocity v is equal to ax की पावर 3/2 where a is 5 मीटर की पावर -½ सेकेंड की पावर -1। what is the work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर। तो बेसिकली इन्होंने वेलोसिटी इज इक्वल टू ax की पावर 3/2 दे रखा है और मुझे वर्क पूछ रहे हैं। तो वर्क की वैल्यू जो होती है वो इंटीग्रल f डॉट dx हो जानी चाहिए थी 0 से 2 तक, ये मेरा वर्क हो जाता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुझे फोर्स दिया नहीं है तो मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा। अब फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो बॉडी का मास मुझे गिवन है, इसलिए मुझे इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन मुझे वेलोसिटी गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन, जो कि ए एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं एक्सेलरेशन को ACC लिख ले रहा हूँ, इसको भी ACC लिख दे रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है dv/dt। तो d/dt ऑफ ax की पावर 3/2 हो जाएगा। लेकिन जैसा जब मैंने डिफरेंशिएशन किया था वहां पे सिखाया था कि मैं x के फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं, तो मुझे यहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा और इस चीज की वैल्यू जाएगी d/dx ऑफ ax की पावर 3/2 इंटू dx/dt। अब a तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव, x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 हो जाता है। तो x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3/2 x की पावर ½ ये मेरा ये वाला टर्म हो गया इंटू dx/dt। लेकिन dx/dt कोई अलग चीज नहीं है, dx/dt तो खुद वेलोसिटी है, इसलिए साथ में मैं ax की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो पूरा टर्म है ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3/2 a² और x की पावर ½ और x की पावर 3/2 मिलकर के x² हो गया। तो मेरा जो फोर्स हो गया उसकी वैल्यू 3/2 ma² x² हो गया। और अब मैं इस फोर्स की वैल्यू को वर्क निकालने के लिए यूज करूं तो वर्क की वैल्यू 0 से 2 3/2 ma² x² dx हो गई। यहां पर मैं 3/2 ma² कांस्टेंट है बाहर ले लूंगा और x² का इंटीग्रल x³/3 हो गया। लिमिट लगा दूं 0 से 2 तो ये हो जाएगा 3/2 m जिसकी वैल्यू 0.5 है इंटू a² जिसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 है और इंटू 2³/3 माइनस 0³/3। ये सॉल्व करके 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 4 इंटू 25 100 इंटू 0.5 50 जूल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया A if the wind flows at a velocity v perpendicular to the circle, what is mass of air passing through it in time t। तो बेसिकली जो मेरी विंडमिल है इसके ब्लेड्स ये कोई ए एरिया बना करके बैठे हुए हैं और इसके पास एयर आकर के टकरा रही है।
तो अगर मेरे को टी टाइम में कितनी एयर आकर के टकराई है निकालनी है, तो इसका मतलब टी टाइम में अगर ये वी वेलोसिटी से आ रही है तो वी टी दूरी की जो भी एयर होगी वो आ करके इस विंड मिल से टकराएगी, तो वो एयर का वॉल्यूम जो इस टी टाइम में आकर के टकराया उस वॉल्यूम की लेंथ वी टी और एरिया ए होगी, तो एक सिलेंडर जैसी चीज बन जाएगी, इसकी वॉल्यूम ए वी टी हो जाएगी। अब मुझे वॉल्यूम मिली, यहां पर उन्होंने इसकी डेंसिटी दे दी है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं इसको थोड़ी देर के लिए रो से डिनोट करता हूं, बाद में वैल्यू डाल दूंगा। तो जो मास हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी रो ए वी टी। तो इसका मतलब इस विंड फ्लोइंग वाले इस पार्ट में मैं कह सकता हूं व्हाट इज द मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी। तो उस मास m की वैल्यू रो ए वी टी हो गई, ये मेरा पार्ट ए हो गया। दूसरी बात पूछ रहे हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। तो काइनेटिक एनर्जी, चूंकि इस पूरे के पूरे मास की वेलोसिटी भी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी k की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको मैं हाफ ऑफ m की जगह पर रो ए वी टी डाल दूं तो रो ए वी क्यूब टी लिख सकता हूं। तो ये टी टाइम में आकर के हिट करने वाली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। अब ये कह रहे हैं एज्यूम दैट द विंड मिल कन्वर्ट्स 25% ऑफ द विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ए इज 30 मीटर पर स्क्वायर, वी इज 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड होता है, आप कन्वर्जन कर लेना। एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड। तो जो पावर होती है वो होती है एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय टाइम टेकन। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड है ये 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि 0.25 ऑफ के है, इसलिए पावर की वैल्यू 0.25 ऑफ के डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। इसकी वैल्यू जाएगी 0.25 इंटू हाफ रो ए वी क्यूब। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूं। अब ये 0.25 है, 0.25 इंटू हाफ मिलकर के 1/8 हो जाएंगे। डेंसिटी की वैल्यू 1.2 डाल देना। एरिया 30 मीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी 10 का क्यूब हो गई, वेलोसिटी 10 हो गई तो वेलोसिटी का क्यूब 10 का क्यूब हो गया। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, बेसिकली कोई डाइटिंग कर रहा है, lifts a 10 kg mass 1000 times to a height of 0.5 meter each time. Assume that the potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated. तो उसने वजन उठाया लेकिन जब उसको नीचे कर रही तो सारी की सारी एनर्जी लूज हो जा रही है। How much work does she do against the gravitational force? तो उसके पास एक 10 kg का मास था, इसको वो 0.5 मीटर उठा रही थी अगेंस्ट ग्रेविटी ऑफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बार लिफ्ट करने में जो वर्क डन वो कर रही थी या जो एनर्जी वो लूज कर रही थी उसकी वैल्यू अगर मैं mgh से निकालूं तो वो 10 इंटू 0.5 इंटू 10 ये 50 जूल हो जाएगा। लेकिन उसने एक बार नहीं किया, इन्होंने कहा कि वो ये काम 1000 टाइम्स रिपीट करती है। तो हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पार्ट ए का आंसर हो जाएगा 50 इंटू 1000 यानी कि 50 किलो जूल। अब ये कह रहे हैं फैट सप्लाइज 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम which is converted to mechanical energy with 20% efficiency rate. How much fat will the dieter use up? तो मान लो मैं इसको m kg कह दूं या इसको मैं m1 kg कह दूं बिकॉज मैं m ऑलरेडी मास ऑफ द थिंग दैट शी वाज लिफ्टिंग उसके लिए यूज कर रहा था। तो अगर मान लो उसने m1 kg फैट लूज किया तो इसका मतलब m1 इंटू 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल इतना फैट उसने जलाया। लेकिन इस सारा का सारा फैट काम करने में नहीं गया, इसका खाली 20% इंटू
20/100, ये वो एनर्जी है जो काम करने में गई जिसकी वैल्यू 50 × 10⁻³ जूल है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे को m1 की वैल्यू आ जाएगी। ऑब्वियसली काफी बुरा सा नंबर हो गया, 0 से 0 गया, इसको मैं 10⁻6 लिख लूं और ये 10⁻6 यहाँ पे 10⁻³ कर देगा, तो m1 की वैल्यू 50 × 10⁻³ अपॉन 2 × 3.8 अपॉन 7.6 इतने किलोग्राम हो जाएगी। यानी कि ये 10 ग्राम एनर्जी भी इसने नहीं जलाई। सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर। अब direct solar light is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per meter square। तो यानी कि इनके घर की छत पे सोलर एनर्जी जो आ रही है वो 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर पड़ रही है। इफ 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल एनर्जी, यानी कि अगर मैं यूजफुल एनर्जी देखूं तो वो 0.2 × 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, जो कि 40 वॉट पर मीटर स्क्वायर में यूजफुल एनर्जी जनरेट कर सकता हूं। हाउ लार्ज एन एरिया इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई 8 किलोवाट। तो 40 वॉट पर मीटर स्क्वायर मेरे को यूजफुल एनर्जी आ रही है। इसको अगर मैं ये 40 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, इसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी घर का एरिया है मीटर स्क्वायर में, तो वो मेरी टोटल यूजफुल एनर्जी आ जाएगी। इस चीज की वैल्यू अगर मुझे 8 किलोवाट रखनी है, जो कि बेसिकली 8000 वॉट हो गया, तो यहां से 0 से 0 गया, ये 200 मीटर स्क्वायर आ गया। तो यानी कि अगर मेरे घर पे 200 मीटर स्क्वायर का एरिया छत पे अवेलेबल है, देन वी कैन यूज 8 किलोवाट ऑफ पावर दैट वी नीड फ्रॉम सोलर ओनली। कंपेयर दिस एरिया टू द रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस। ये तो बड़ा गंदा सवाल होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। 6.24 में कह रहे हैं बुलेट ऑफ मास 0.12 kg and horizontal speed of 70 meter per second strike a block of wood of mass 0.4 kg and instantly comes to rest with respect to the block। अब ये बहुत ही खतरनाक चीज है। यहाँ पर रेस्ट देख करके बहुत से लोग सोच लेते हैं रेस्ट है, पर वो रेस्ट नहीं है, इट इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो अगर मैं इस बुलेट का मास m1 रखूं और इसकी वेलोसिटी v1 रखूं, तो क्या हो रहा है कि ये m1 मास की बुलेट है, v1 वेलोसिटी से आकर के एक ब्लॉक से टकराई जिसकी इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दी नहीं है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि वो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, तो इसकी मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेता हूं। अब जब टकराई, इसका मास m2 है, टकराने के बाद बुलेट कम्स टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। इसका मतलब बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ साथ चलने लगे, तो बेसिकली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है। तो अगर ये मेरी इनिशियल कंडीशन है, तो मेरी फाइनल कंडीशन क्या हो गई, m2 मास के इस ब्लॉक में एक m1 मास की बुलेट फंसी हुई है और टोटल वेलोसिटी से इसकी v है। तो जो कि इनइलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्व होता है, इसलिए मैं लिख सकता हूं m1 + m2v इज इक्वल टू m1 v1। अब m1 की वैल्यू गिवन है, v1 की वैल्यू गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है, यहां से मैं v की वैल्यू निकाल लूंगा। ये 8.4 बाई 0.412 हो जाएगी, सॉल्व करके निकाल लेना। अभी कह रहे हैं द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग बाय मीन ऑफ अ थिन वायर, कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइजेस, ऑल्सो एस्टिमेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। तो दोनों पार्ट अलग अलग करते हैं। तो ये तो इसकी वेलोसिटी आ गई टकराने के बाद, तो मैंने जो ब्लॉक बनाया था, एक गड़बड़ बनाया था, एक्चुअली ऐसे लटका हुआ था। अब जब मैंने इसको वेलोसिटी v दे दी, तो जो ब्लॉक और बुलेट सिस्टम है, इसका मास m1 + m2 है और इसकी वेलोसिटी v है। इसका मतलब इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वैल्यू ½ m1 + m2 v² है। अब
इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ब्लॉक आगे बढ़ेगा, लेकिन चूंकि ये वायर से बंधा हुआ है इसलिए कहीं ऊपर पहुंच जाएगा। जब ये फाइनली आकर के रुक जाए, यानी कि जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, सपोज करो वहां पर इसकी हाइट h यूनिट बढ़ गई, तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है दैट मस्ट बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा। तो मैं यहां से डायरेक्टली लिख सकता हूं कि इनिशियल जो एनर्जी है मेरी ई इनिशियल, वो खाली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, इसकी वैल्यू इतनी होगी। मैं इसी बॉटम मोस्ट पॉइंट को डेटम ले रहा हूं, और जो मेरी फाइनल एनर्जी है ई फाइनल, वहां पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, इसलिए यहां पर खाली पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसकी वैल्यू m1 प्लस m2 gh होगी। m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कट गया, तो यहाँ से h की वैल्यू v स्क्वायर बाई 2g हो जाएगी, जहां पर v की वैल्यू 8.4 बाई 0.412 है। तो कितनी हाइट गई ये हम लोग निकाल सकते हैं। और पूछ रहे हैं ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। तो जब बुलेट ब्लॉक के बाहर थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर थी। जब बुलेट ब्लॉक में घुस गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2v स्क्वायर हो गई, जिसको मैं EI इनिशियल बोल रहा हूं। तो पहले से एनर्जी कितनी थी, बाद में एनर्जी कितनी थी, ये दोनों वैल्यू पता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो हीट लॉस हो गई, वही हीट इज हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ब्लॉक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स, वन ग्रेजुअल एंड द अदर स्टीप मीट एट ए फ्रॉम वेयर टू स्टोन्स आर अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट। ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, इनके एंगल अलग अलग है। यहाँ ऊपर से 2 स्टोन नीचे फेंके गए हैं, फ्रिक्शनलेस है तो खाली मुझे ग्रेविटी का असर देखना है। विल द स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, विल दे रीच देयर विथ सेम स्पीड। तो दोनों केस में मुझे टाइम निकालना और दोनों केस में मुझे यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड निकालनी। तो अगर मैं किसी इंक्लाइन प्लेन को बनाऊं जिसकी हाइट h है और एंगल थीटा है, तो जब ये स्टोन नीचे आ रहे होंगे तो अगर थीटा केस के लिए बनाऊं तो इसको θ1 θ2 पे डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो g साइन थीटा हो जाएगा। ये हम लोगों ने डायनेमिक्स में करके देखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, इसे मैं दोबारा करा नहीं रहा हूँ। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट s होगा वो यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि बेसिकली हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर h हो या एंगल थीटा हो तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू h कोसेक थीटा हो जाती है। अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, मुझे टाइम बताना है और फाइनल वेलोसिटी v बतानी है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 है, तो टाइम निकालने के लिए मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर से टाइम की वैल्यू 2s, इसकी वैल्यू है h कोसेक थीटा बाई a, जिसकी वैल्यू g साइन थीटा है, इसका रूट आ गया। यहां से मैं सॉल्व करूं तो उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2h बाई g, और ये कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इनटू 1 बाई साइन थीटा हो जाएगी। तो चूंकि टाइम t थीटा पे डिपेंडेंट है, तो जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है विल द स्टोन्स रीच द बॉटम एट सेम टाइम, इसका आंसर हो जाएगा नो, दे विल नॉट रीच देयर एट द सेम टाइम। दूसरी बात पूछ रहे हैं विल दे रीच देयर विद द सेम स्पीड। तो यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे u तो 0 ही है, तो v स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू a इंटू एस हो जाएगी। a को अगर मैं g साइन थीटा लिखूं और s को h कोसेक थीटा लिखूं, तो कोसेक थीटा और साइन थीटा अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे। तो v की वैल्यू अंडर रूट 2gh हो जाएगी, जो कि थीटा के इंडिपेंडेंट है। इसलिए दोनों ही केसेस में जो यहाँ पर पूछ रहे हैं विल दे रीच देयर विथ सेम स्पीड, इसका आंसर यस हो जाएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर कह रहा है गिवन θ1 इज इक्वल टू 30, θ2 इज इक्वल टू 60 एंड h इज इक्वल टू 10 मीटर, व्हाट आर द स्पीड एंड टाइम। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके दोनों केस में आंसर निकाल लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं a 1 kilogram block situated on a rough incline is connected to a spring of spring constant 100 Newton per meter as shown in the figure। तो ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर 100 न्यूटन पर मीटर की एक स्प्रिंग लगी हुई है। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इन द अनस्ट्रेच्ड पोजिशन। द ब्लॉक मूव्स 10 मीटर डाउन द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन। तो अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये इंक्लाइन है जहां पर पहले ये ब्लॉक की कोई इनिशियल पोजीशन थी और 10 सेंटीमीटर नीचे इसकी कोई फाइनल पोजीशन हो गई। ये जो इन दोनों चीजों के बीच का गैप था ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑब्वियसली जब मैं इनिशियल कंडीशन में देखूंगा तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है बिकॉज ब्लॉक रेस्ट पे है। अगर मैं फाइनल कंडीशन में देखूं तो भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है बिकॉज ब्लॉक रेस्ट पे है। तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में लॉस ऑफ एनर्जी देखूं, अगर मैं यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। इस डेल्टा ई के 3 कंपोनेंट होंगे, एक तो डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तीसरा डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल प्लस डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग। तो जो मेरे डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू जीरो है बिकॉज पहले बॉडी रेस्ट पे थी, फाइनली भी रेस्ट पे थी, तो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। अगर ये बॉडी इंक्लाइन पे 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आई और ये एंगल 37 डिग्री है तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखा सकता हूँ। अगर इसका नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर हुआ और ये एंगल 37 डिग्री है, 37 याद रखना 3, 4, 5 वाली पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। तो ये जो हाइट होगी इसकी वैल्यू 10 साइन थीटा होगी। 37 डिग्री के लिए साइन थीटा की वैल्यू 3/5 होती है, इसलिए ये हाइट 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसलिए डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस मास ऑफ द बॉडी जो कि 1 किलोग्राम है इंटू जी जो कि 10 है और इंटू एच जो कि 0.06 है। तो इसका मतलब 0.6 जूल का तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। उसके बाद स्प्रिंग पहले अनस्ट्रेच थी लेकिन अब वो स्ट्रेच हो गई तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ी उसकी वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ के की वैल्यू यहाँ पर 100 है और x की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर है। तो 0.1 का स्क्वायर और 100 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो -0.6 प्लस 0.5 यानी कि 0.1 जूल हो जाएगा। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन की वैल्यू अगर मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकालूं तो इसकी वैल्यू -μmg cos थीटा इंटू एस होनी चाहिए। ये मैंने क्या किया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, जहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू μn होती है। तो चूंकि अगर थीटा एंगल पे रखा हुआ है तो μn की वैल्यू μmg cos थीटा हो जाएगी इंटू एस, और नेगेटिव साइन इसलिए लगा दिया बिकॉज वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट होगा। तो -μmg cos थीटा इंटू एस की वैल्यू, ये मैंने गलती कर दी, -0.1 जूल है। तो ये पॉजिटिव साइन हट गए। अब मुझे m की वैल्यू 1 पता है, g की वैल्यू 10 है। इस ट्राइंगल में अगर देखूं तो cos थीटा की वैल्यू 4/5 आती है। तो इसका मतलब म्यू इंटू 4/5 इंटू 10 इंटू एस की वैल्यू 0.1 है एंड दिस इज इक्वल टू 0.1। तो 0.1 से 0.1 कट गया, ये 5 से 2 आ गया, तो म्यू की वैल्यू यहां से 1/8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं कि a bolt of mass 0.3 kilogram falls from the ceiling of an elevator moving down with a uniform speed of 7 meter per second.
इट हिट्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एंड डज नॉट रिबाउंड, व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इम्पैक्ट। ठीक है, तो सपोज करो मैं एलिवेटर में बैठा हुआ था और मैं इस बोल्ट को देखूं, तो अगर मैं एलिवेटर में बैठ करके इस बोल्ट को देख रहा हूं तो मुझको इस बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 दिखाई देगी। जब ये गिर करके यहां नीचे आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी √2gh होगी और कोलिजन के बाद ये वापस 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की थी √2gh वेलोसिटी की वजह से, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज हो जाएगी। तो जो हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इम्पैक्ट होगा, हीट की वैल्यू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। इसकी वैल्यू हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, इसको मैं 2gh कह दूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये mgh हो गया। और यहां से अगर मैं मास की वैल्यू 0.3 रख लूं, g की वैल्यू 10 रख लूं और h की वैल्यू 3 मीटर रख लूं, तो मेरा आंसर 9 जूल आ जाएगा। अभी पूछ रहे हैं वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द एलिवेटर वर स्टेशनरी। तो ऑब्वियसली अगर स्टेशनरी भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उस केस में भी सेम लॉजिक लगता, तो वहां पर भी आंसर 9 जूल ही होता। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं ट्रॉली ऑफ मास 200 किलोग्राम मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं 10 मीटर पर सेकेंड कहूंगा, ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। तो मेरे पास एक ट्रॉली है जिसका मास m1 200 किलोग्राम है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अ चाइल्ड ऑफ मास 10 किलोग्राम रन्स ऑन अ ट्रॉली फ्रॉम वन एंड टू द अदर। ये जो विड्थ है 10 मीटर गिवन है और इस पे एक लड़का इस एंड से इस एंड की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है relative to the trolley in the direction opposite to its motion, jumps out of the trolley। तो पूछ रहे हैं what is the final speed of the trolley and how much has the trolley moved from the time the child begins to run। तो यहां पर इन्होंने बहुत क्लियरली नहीं दिया, पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो इस सिस्टम की पूरी वेलोसिटी यानी कि ट्रॉली की वेलोसिटी थी जब लड़के ने मूव करना शुरू नहीं किया था। तो यहां पर m1 मास की ये ट्रॉली है जिसके ऊपर m2 20 kg मास का एक लड़का था और ये m1 प्लस m2 मास 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से राइट हैंड साइड पे जा रहा था। तो यानी कि जो मेरा सिस्टम का अगर मैं इनिशियल मोमेंटम देखूं तो उसकी वैल्यू 220 इंटू 10 थी, 220 किलोग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये लड़का दौड़ना शुरू करेगा तो दौड़ने के बाद वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसकी वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये लड़का जो है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ भाग रहा है, लेकिन जब ये पीछे की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो इस प्रोसेस में ये इस ट्रॉली को धक्का देगा जिसकी वजह से इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज होकर के कुछ v1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। या यहां पर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल टू v1 और वेलोसिटी ऑफ बॉय, चूंकि इसकी वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ट्रॉली है तो इसकी वैल्यू v1 -4 हो जाएगी। velocity of boy with respect to ground will be equal to velocity of boy with respect to trolley जो कि -4 है प्लस velocity of trolley with respect to ground जो कि +v1 है, तो ये v1 -4 हो जाएगी। अब दौड़ना शुरू होने के बाद ट्रॉली की वेलोसिटी v1 हो गई, उस लड़के की वेलोसिटी v1 -4 हो गई और ये वेलोसिटी ऐसे है कि जो मेरा फाइनल मोमेंटम हो उसकी वैल्यू इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगी। तो इनिशियल मोमेंटम तो 220 इंटू 10 है ही, फाइनल मोमेंटम हो गया 200 इंटू v1 प्लस 20 इंटू v1 -4, इसको मैं 220 v1 माइनस 80 लिख सकता हूं, यानी कि v1 की वैल्यू
2280 बाई 220 आ गई। सॉल्व करके आंसर निकाल देना। दूसरे पार्ट पूछ रहे हैं हाउ मच हैज द ट्रॉली मूव्ड फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगिंस टू रन। तो जो लड़का है इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली -4 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब जो ये टाइम की बात कर रहे हैं, इस टाइम t की वैल्यू 10/4 यानी कि 2.5 सेकेंड होगी। तो ये पूछ रहे हैं कि यहां से चल करके जब लड़का इस एंड तक पहुंचता है, इस 2.5 सेकेंड में ये ट्रॉली कितना आगे मूव कर जाएगी। तो इस 2.5 सेकेंड में जो ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको मैं s ऑफ ट्रॉली लिखूं, इसकी वैल्यू v1 इंटू 2.5 हो जाएगी। तो v1 की वैल्यू तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रॉली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स कैन नॉट पॉसिबली डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स, हियर आर द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉल्स। तो यहाँ पर एक बिलियर्ड बॉल है, दूसरी बिलियर्ड बॉल है और इनके बीच की दूरी r है। तो जो कि बिलियर्ड बॉल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करती हैं, इसलिए पहली बात तो कंडीशन में क्या होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी Vr की वैल्यू 0 होनी चाहिए फॉर r ग्रेटर देन 2r। यानी कि जब तक ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं तब तक उन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं है और कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। तो इस वजह से ये वाला केस और ये वाला केस तो हट गए। अब r ग्रेटर देन 2r के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इन दोनों फर्स्ट और फिफ्थ दोनों में है और इस थर्ड में भी है। अब देखते हैं अगर r की वैल्यू लेस देन 2r हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सपोज करो मेरे पास 2 बिलियर्ड बॉल हैं और जब मैं इनको r इज इक्वल टू 2r वाली केस में देखूंगा, मैंने बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाया, तो एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे होंगे। अब जस्ट टच करने से कम जब उसको करूंगा, यानी कि जब r की वैल्यू कम करूंगा, तो क्योंकि बॉल्स आपस में कंप्रेस होंगी इसलिए उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए। ठीक है, कंप्रेशन को चीजें अपोज करती है, स्प्रिंग की तरह होती है ना बॉल, तो कंप्रेशन को अपोज करेगी, फोर्स लगेगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए। इसका मतलब जो r लेस देन 2r के लिए मेरा पोटेंशियल एनर्जी कर्व एक डिक्रीजिंग कर्व होना चाहिए, मतलब ये इस तरीके का कर्व होना चाहिए। इसलिए खाली यही वाला केस सही है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कर्व फ्लैट है और यहाँ तो डिक्रीजिंग है लेकिन यहाँ पर इंक्रीजिंग है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी गलत हैं। तो फिफ्थ वाला केस जो है वो बिलियर्ड बॉल के कोलिजन वाला केस हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम है जिसको अभी आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा समझते नहीं हो, पर फिर भी हम इसको खाली वर्क एनर्जी वाले कंसेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कह रहे हैं कंसीडर द डिके ऑफ अ फ्री न्यूट्रॉन एट रेस्ट इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास एक न्यूट्रॉन रखा है जिसका मास mn करीब करीब mp प्लस me के इक्वल है। अब ये दो टुकड़ों में टूट गया। आगे चल कर जब इसमें डिके हुआ तो एक प्रोटॉन बना mp और एक इलेक्ट्रॉन बना जिसका मास me है। अब सपोज करो जब डिके होगा तो चूंकि एनर्जी रिलीज होगी इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये कुछ वेलोसिटी vp और ve से मूव करेंगे। अब ये कह रहे हैं शो दैट द टू बॉडी डिके ऑफ दिस टाइप मस्ट नेसेसरली गिव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। तो अगर इस तरह का डिके हो रहा है और सपोज करो इस प्रोसेस में ई जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मैं कह सकता हूं हाफ mp vp स्क्वायर प्लस हाफ me ve स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ई। ये एक इक्वेशन मेरी बन जाएगी। और यहां पर अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था इसलिए mp vp शुड बी इक्वल टू me ve। तो अगर मैं यहां से vp की वैल्यू me ve बाई mp निकाल करके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी,
हाफ वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहां पर स्क्वायर बाई MP और प्लस ME आ जाएगा। तो पूरे में से मैं हाफ ME स्क्वायर ME प्लस MP अपॉन MP इज इक्वल टू E लिख दूंगा। और यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से जगह मेरे पास नहीं बची इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा हूं। यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ MeV स्क्वायर की वैल्यू MP अपॉन ME प्लस MP टाइम्स E हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं शो दैट टू बॉडी डिके ऑफ दिस टाइप, मतलब मेरे पास न्यूट्रॉन रखा था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो गया, मस्ट नेसेसरली गिवन इलेक्ट्रॉन ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई वो E इंटू MP बाई ME प्लस MP हो गई। तो MP ME दोनों कांस्टेंट हैं और जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी कांस्टेंट होगी, इसलिए वो फिक्स्ड एनर्जी की हो गई। एंड therefore cannot account for observed continuous energy distribution in beta decay of a neutron or a nucleus। ये बात अभी आप समझ नहीं सकते हो, इसलिए जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो तो इस बात को बिल्कुल भूल जाएं। जो बच्चे इस चीज़ को क्लास 12th पढ़ लेने के बाद और पूरा सिलेबस कर लेने के बाद समझ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि क्या होता है कि जब बीटा डिके होता है तो वहां पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स देखूं तो उनमें एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें कम और ज्यादा एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। जबकि अगर मैं इस हिसाब से इसको टू पार्टिकल सिस्टम देखूं तो उसके हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, सारे बीटा पार्टिकल की एनर्जी सेम ही होनी चाहिए। और चूंकि रियल लाइफ में एनर्जी सेम नहीं होती, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इससे साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जरूर इस डिके में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ कोई तीसरा पार्टिकल भी निकल रहा है और इस तरीके से एंटी न्यूट्रिनो की डिस्कवरी हुई। पर ये बात वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड नहीं है, ये बात अलग न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। इसके साथ मैंने एक्सरसाइज खत्म करा दी। थैंक यू वेरी मच।